आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है और ये क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट की है। ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए सबसे बेहतरीन क्लास रहने वाली है। डिजास्टर मैनेजमेंट का लगभग सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है। जो भी रह गया होगा वो एमसीक्यूज़ के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा आगे देखना चाहें तो इसमें क्या क्या है कि एग्ज़ाम रिवीजन नोट्स हैं। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में टोटल नहीं है, ना ही हिंदी में है, इंग्लिश में है। शॉर्ट है, कंसाइज है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। पहले आते हैं, पहला टॉपिक इसमें है हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एंड डिजास्टर। क्या होता है? कोई भी डेंजरस इवेंट जो नुकसान कर सके, जैसे कि खाली डेजर्ट में कोई अर्थक्वेक आ जाए, वो हजार्ड में आएगा। और वल्नरेबिलिटी में क्या आएगा? कोई कम्युनिटी की वीकनेस जो उस हजार्ड के कारण उसको नुकसान हो सकता है, उसका शिकार हो सकती है, तो वो वल्नरेबिलिटी में आ गया। तीसरा आता है डिजास्टर। क्या होता है डिजास्टर? जब एक हजार्ड और वल्नरेबिलिटी आपस में मिलते हैं तो और कम्युनिटी उससे अपने रिसोर्स से कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो डिजास्टर हो जाता है। तीनों कॉन्सेप्ट को ठीक से समझता हूँ, अभी समझिए। यहाँ पे सपोज ये एक फील्ड है और यहाँ पे अचानक कोई चीज़ गिर गई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम आई और उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये हुआ हजार्ड। तीसरी चीज़, अगर यहाँ पे वापस से वही चीज़ है और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो किसी ने कोई चीज़ फेंकी तो इसमें किसी को चोट लग सकती है, तो ये वल्नरेबिलिटी में आ गया कि ये चीज़ें इनको नुकसान कर सकती हैं। तीसरी चीज़ कि अब डिजास्टर क्या हुआ कि डिजास्टर ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई चीज़ है और वहाँ पे कोई लोग हैं और उनको उस चीज़ से नुकसान हो रहा है या हो गया, तो वो डिजास्टर हो गया। तो अब इसको बच्चों के खेलने उससे ना जोड़ें, क्योंकि ये चीज़ डिजास्टर बड़ी चीज़ हो गई कि जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाना, तो अगर कहीं रेगिस्तान में बाढ़ आता है तो वहाँ पे किसी को नुकसान नहीं, तो वो केवल हज़ार्ड में गिना जाएगा। दूसरी चीज़ वल्नरेबिलिटी में क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जो उसकी वीकनेस है, जो जिसकी वजह से उस हज़ार्ड की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो वल्नरेबिलिटी में आ गया। फिर आता है डिजास्टर। जब एक हज़ार्ड और वल्नरेबिलिटी आपस में मिलते हैं तो कम्युनिटी को उससे जब प्रॉब्लम हो, मतलब कहने का मतलब है उस चीज़ को वो कंट्रोल ना कर सके, तो वो डिजास्टर हो जाता है उसके लिए। शायद मेरी बात आप समझ पाए हों। आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर रिस्क इक्वेशन क्या है? तो सिंपल सा इसमें लिखा है R इज इक्वल टू एच इंटू वी इंटू ई अपॉन में सी। सी का मतलब है कैपेसिटी। अब कॉमन सी बात है कि थोड़ी देर के लिए अगर समझते हैं, अगर कोई इंसान एक बहुत से बड़े में बर्तन में पानी भर दे, ठीक है, और उसमें इतना ज़्यादा पानी भरा है कि और आसपास में एरिया है जहाँ पे कुछ भी छोटे छोटे, जैसे मान लेते हैं चींटियाँ ही घूम रही हैं, तो अब ये जो टंकी है उसको पूरा फुल कर दिया गया है। इसका वाटर तब तक फुल है जब तक बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जब तक इसकी कैपेसिटी इस वाटर को रोकने की है। जैसे ही इसकी कैपेसिटी ख़त्म, ये पानी बाहर आ जाएगा, और जब ये पानी बाहर आ जाएगा तो ये इनको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब कि ये कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कोई भी चीज़ उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है या नहीं। अगर कैपेसिटी कम होगी देन प्रॉब्लम बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। कैपेसिटी ज़्यादा हुई देन प्रॉब्लम बनने की चांसेस कम है। वैसे अगर हम देखें आर और ये सी नीचे नीचे होने का मतलब है, अपॉन में होने का मतलब, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब है कि अगर आर बढ़ेगा तो सी घटेगा, सी बढ़ेगा तो आर घटेगा। इसका मतलब है अगर हम कैपेसिटी बढ़ा दें तो रिस्क कम हो जाएगा, कैपेसिटी कम कर दें तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सी फॉर कैपेसिटी था, कम्युनिटी की कोपिंग जो ताकत है और रिसोर्सेज हैं। तीसरी चीज़ एच फॉर हजार्ड, एफ वी फॉर वल्नरेबिलिटी एंड ई फॉर एक्सपोजर। आपके पास में कितना वो हजार्ड या वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर जो चीज़ें हैं उनका मल्टीप्लिकेशन को आप कितना कैपेसिटी से रोक सकते हैं, वही है रिस्क बचने का। मतलब कि अगर आपके पास में पूरी इतनी पावर है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन को आपने कंट्रोल कर लिया, कैपेसिटी आपके अंदर इतनी है कि आपने इसको कंट्रोल कर लिया, तो आपके पास में रिस्क कम है। बट आपके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इसको रोक सकते हैं, तो आपके पास में रिस्क ज़्यादा है। अगर हम रिस्क को कम करना है तो हमें सोसाइटी की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कॉमन सी बात है, कैपेसिटी ज़्यादा तो रिस्क कम।
आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है? पहला है प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग और तीसरा है पोस्ट। पहले आते हैं प्री। एक्शन बिफोर डिजास्टर, मतलब पहले हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको यूज़ कर सकते हैं जिससे हम डिजास्टर को कम कर सकें। प्रिवेंटेशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। अब बात यह है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, नुकसान कम करना, मिटिगेशन, मॉक ड्रिल कराना, पहले से वार्निंग देना, ये सब प्री डिजास्टर में आ सकती हैं। ड्यूरिंग डिजास्टर, इमरजेंसी आते ही हमारा तुरंत एक्शन क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा। ऑपरेशन जैसे सर्च, रेस्क्यू, मेगा रिलीफ कैंप कौन कौन से हो सकते हैं। तीसरा आता है पोस्ट डिजास्टर। अब मान लेते हैं डिजास्टर हो गया, अब क्या करेंगे? तो हम रिकवरी कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन चालू कर सकते हैं, बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सबसे मेन है कि हमें बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर का मतलब है कि हम पीछे से चेक करें, जो प्रॉब्लम आई है उससे सीखें और बेहतर बनाएं ताकि वो चीज़ वापस ना हो सके, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनाना। ये हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, समझिएगा थोड़ा कि ऐसे प्री डिजास्टर, सपोज मान लेते हैं कि कहीं पे कोई आपदा या डिजास्टर आने वाला है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं? पहला कि आप वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने के बच पहले प्रिवेंशन किया, मिटिगेशन हो गया, एंड प्रिपेयर्डनेस, कि हमने पहले से ही चीज़ें कौन सी हैं जिनको अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे नुकसान कम हो सकता है, कौन सी ऐसी हैं जो चीज़ें उनको वार्निंग दे दी या मॉक ड्रिल किया। आप समझिए थोड़ी चीज़ को। सपोज मान लेते हैं कोई एक आसपास एरिया है, वहाँ से नदी बह रही है, रिवर बह रही है, वहाँ के आसपास में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे आसपास में लोग रह रहे हैं। अब हमें पता है कि बारिश के टाइम पे इसका जो फ्लो है वो इतना हो जाएगा कि इन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे पास में पहला एक काम है कि हम पहले तो इनको कहें कि या तो आप यहाँ से शिफ्ट कर लो, या हम इनको उससे बचने के लिए उपाय दे सकें। मॉक ड्रिल मतलब कि पहले कभी कोई भी चीज़ ऐसी, हम उनको पहले से प्रैक्टिस कर दें कि हम ऐसी सिचुएशन में कैसे वर्क करेंगे, ऐसी सिचुएशन या आपदा आएगी तो हम कैसे आगे संभालेंगे। तीसरी चीज़, नुकसान कम करना कैसे हो सकता है कि कुछ भी, जैसे हमने क्या किया कि आसपास एरिया में या तो मैंने मान लो बाउंड्री कर दी या कुछ कर दिया कि आसपास का जो नहीं बांध टाइप का होता है वो बना दिया हमने ऊंचा ऊंचा, ताकि ये वाटर का फ्लो जब है यहाँ तक पहुँचे तब जाके इधर क्रॉस हो, इधर एरिया में रह रहे हो। तो ये सब प्री डिजास्टर से पहले प्लान है कि हमने पहले प्लान कर लिया। अब आगे बात करते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर। अब क्या है? तो देखो इमरजेंसी आ गई, मान लेते हैं इधर पानी का फ्लो है, जो हमने बनाया था उसको क्रॉस करके पानी इधर आ गया। ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना होता है? तुरंत एक्शन, रिस्पॉन्स देना है, ऑपरेशन करने हैं, कौन कौन से कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर्स लोगों का कैंप लगा के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और लोगों की मदद से, जैसे कि उन्हें हम लोकल के थ्रू मदद कर सकते हैं जब तक हमारे पास में कोई टीम वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो ये सब चीज़ें हैं कि तुरंत एक्शन लेना, ये ड्यूरिंग डिजास्टर हो गया। फिर आता है कि अब डिजास्टर के बाद में क्या? अब तो प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व भी हो गया उस समय प्रॉब्लम,
तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब इंसान को ये समझना है कि देखो उस समय जो प्रॉब्लम हुई वो किस वजह से हुई। क्या इसका वाटर लेवल इतना ज़्यादा जा सकता था कि इसके ऊपर फ्लो बह गया? क्या हम इसको ऊंचा और कर दें तब पानी को रोका जा सकता है? या यहाँ के लोगों को, सिटी को अपने कह दूं कि यहाँ से हट जाओ, कहीं और चले जाओ? तो ये सब चीज़ें पोस्ट डिजास्टर की बात है। तो इसे हम कहते हैं बिल्ड बैक बेटर, पहले से स्ट्रांग बनाना। आगे बात करते हैं डिजास्टर मिटिगेशन, यानी कि रिस्क को कम कैसे करें। मिटिगेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिससे खतरा कम हो। ये दो टाइप के हो सकते हैं, पहला एक स्ट्रक्चरल और दूसरा एक नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल की बात करें तो देखिए फिजिकल कंस्ट्रक्शन करके नुकसान को कम करना, रोकना, या फोर्सेस को रेसिस्ट करके करते हैं। या एग्जांपल ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि फ्लड आया, हमने वहाँ पे क्या बना दिया, बांध। अभी मैंने बताया कि मैंने वॉल खींच दी या कुछ कर दिया, सी वॉल बना दिया, और पुरानी बिल्डिंग को अर्थक्वेक जैसे लोगों से इनको क्या कर दिया, बचाने का प्रयास। तीसरा है नॉन स्ट्रक्चरल, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशन ये सब चीज़ें होती हैं, पब्लिक अवेयरनेस से रिस्क कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल लैंड यूज जोनिंग लॉस, खतरनाक जगह पर घर ना बनाने देना। वही कहा ना कि जैसे यहाँ पे वाटर लेवल बार बार देख रहा हूँ ऊपर भाग रहा है, तो हम कहेंगे यार यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। आगे बात करते हैं टीयर फ्रेमवर्क। 3 टीयर का फ्रेमवर्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया। तो 3 टीयर फ्रेमवर्क कौन कौन सा है वो हम बताएंगे। अभी पहले ये समझते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कब आया और क्यों आया। तो ये 2005 में आया, सबको पता है, दिसंबर 2005 में पास हुआ आफ्टर द मेजर। जैसे कि आपने कभी देखा होगा एक भुज में अर्थक्वेक आया था, सुनामी आया था। तो ये जो ट्रेजेडीज हुई हैं इन सब के कारण हमने क्या किया, 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लिख के आए। फिर उसके बाद में हमने उसमें 3 टीयर का फ्रेमवर्क बनाया। 3 टीयर का फ्रेमवर्क का मतलब है एक नेशनल लेवल पे जिसको हम एनडीएमए कहते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हेड जो होता है इसका मतलब जो इसका अध्यक्ष होता है या जो हेडेड होता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा एक आता है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एसडीएमए होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो हेड करता है वो चीफ मिनिस्टर करता है। और फिर एक आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है उसको हम कहते हैं डीडीएमए, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे 2 लोग करते हैं, यहाँ पे एक लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके अलावा एक और भी करता है जिला, मुझे डाउट है, मैं बाद में इसमें देख कर लूँगा। बट ये एक केवल एक के द्वारा नहीं होती है, इसमें एक और भी होता है। नेक्स्ट एनडीएमए और एसडीएमए की बात करें तो एनडीएमए नेशनल पे है, एसडीएमए स्टेट में है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर होता है। और जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। मैक्सिमम 9 मेंबर होते हैं, वाइस चेयर होल्ड करता है कैबिनेट मिनिस्टर रैंक। और जो इधर करते हैं इधर भी मैक्सिमम 9 ही होती हैं, ठीक। स्टेट बजट में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ऐड करते हैं। यूपी गवर्नमेंट के स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग में एक ऐप आया है जिसको हम कहते हैं सचेत एंड सजग सॉरी। और एक इसको जो ये हेल्प होती है वो हेल्प बाई होती है एसईसी, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमीशन, या लिखा है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमीशन हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। फिर आता है नेशनल पॉलिसी और प्लान अप्रूव करता है, कौन करता है, एनडीएमए करता है। और ये होता है अलाइन विद दी, एक ये सेंडाई फ्रेमवर्क करके आता है। फिर एक बात आता है हेल्प बाय दी एनईसी, यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय दी होम सेक्रेटरी। ध्यान रखना यहाँ पे होम मिनिस्टर करके आ जाता है ऑप्शन में, जो कि गलत होता है, होम सेक्रेटरी द्वारा होता है, सेक्रेटरी। नेक्स्ट
रेस्क्यू फोर्सेस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। सेक्शन 44 के तहत बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। टोटल 16 बटालियन को यूज़ किया गया है, मतलब लाया गया वहाँ से। सीएपीएफ जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब नेचुरल एंड द ह्यूमन जो इंड्यूस जितने भी होते हैं उन सब के लिए, जैसे केमिकल बायो या सीबीआरएन, जिससे इन सब से डिजास्टर भी हो जाता है, तो उसके लिए भी ये काम आते हैं। एसडीआरएफ स्टेट में आते हैं, तो स्टेट की अपनी फ्रंट लाइन रिस्पांस यूनिट है। ये स्टेट की ये अपनी फ्रंट लाइन स्पेशलाइज्ड रिस्पांस यूनिट है, कमांडेड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एसईसी, जिसको बताया। और फिर उसके बाद में आता है यूपीएसडीआरएफ। ये जो होता है ये पर्सनल फ्रॉम अ पीएसी होते हैं, प्रोविजनल आर्म, वहाँ से जो लिया जाता है वो ये होती हैं। अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट की एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो पहला है, एक है एनसीएमसी, फिर है सीडब्ल्यूसी, और फिर है ये और जीएसआई, और फिर एनआईडीएम। ये है जैसे ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमीशन, ये ऐसा करके, और सेंट्रल वाटर कमीशन, यही। इसके बाद में आते हैं जो ये एनसीएमसी है, इसका मेन रोल क्या है, ये हाईली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। सीडब्ल्यूसी फ्लड के समय, रिवर वाटर के समय। INCIOIS ओशन ट्रैकिंग, सुनामी एंड अर्ली वार्निंग के समय। GSI ये होती है लैंडस्लाइड हजार्ड मैपिंग और माउंटेन स्लोप एनालिसिस के समय। NIDM ये होती है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, अवर एंड जो स्ट्रेटेजिक जो रिसर्च है उनको करने के लिए। अर्ली वार्निंग टेक फ्रेमवर्क। एक आता है सिंधाई फ्रेमवर्क, जो कि 2015 से 30 के बीच में हुआ। UNDRR UN ऑफिस द्वारा सेट किया गया था। ग्लोबल टारगेट को रिड्यूस डिजास्टर डैमेज प्रोएक्टिविटीली। एक आता है डॉपलर वेदर रडार। ये सीवियर वेदर के लिए, जैसे कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ एंड द इंटेंस हाईलाइट लाइटनिंग का दिक्कत हुआ, तो ये 400 किलोमीटर रेडियस में आपका आ जाएगा। फिर ये स्टॉक इसमें सैटेलाइट कॉमन में, इसमें कमीशन में ये देखो, जब क्या है, आम जो सेल टावर होते हैं उनके जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, उनके सुपर साइक्लोन में जैसे टूट फूट जाते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन जो ब्रेक हो जाते हैं उनके लिए। फिर आता है ये सेल वाला ब्रॉडकास्टिंग का। इसमें ये सचेत करके पोर्टल है, जैसे इंडिया को सचेत पोर्टल, ये जियो टारगेट SMS भेजता है, और सिर्फ उन लोगों को जो डेंजर जोन एरिया में है वहाँ पे। फिर आता है कम्युनिटी बेस्ड जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो CBDM कहते हैं इसको। डिजास्टर हिट होने पे जो लोकल कम्युनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले एक आपदा मित्र स्कीम है, और दूसरा एक सिविल डिफेंस। पहला आपदा मित्र, लोकल वॉलंटियर जो होते हैं उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है इस रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन इन सब के लिए। फिर आता है एक सिविल डिफेंस में आम नागरिकों को, सिविलियन को इमरजेंसी प्रोटेक्शन, फायर फाइटिंग और इन सब के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो DDMA है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो करता है, इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इसके अलावा आपका आ सकता है कि जो कह सकते हैं जो डिप्टी कमिश्नर है या कलेक्टर है, इन सब की जगह पे ऑप्शन में हो सकता है, तो वो भी सही होगा। और प्लस एक चीज़ वो कि जो हमारा लोकल अथॉरिटी होती है, वहाँ से जो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है, वो जो सेलेक्ट होकर आता है, वो भी एज आ इनके यहाँ पे चेयरपर्सन जो होता है वो भी एज आ इसमें क्या होता है, हेड होता है। वो कह सकते हैं को चेयरपर्सन जो है वो आपका बन गया। ये तो साथ साथ में आता है, तो इन दोनों में, दोनों अकेले केवल ये नहीं होता है, वो भी साथ साथ में काम करते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही होगा उसका।
ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी इसमें जो भी अगर बचा है वो हम आपको दूसरी क्लास में कर देंगे। थैंक यू।